ओके, तो रिकॉर्डिंग ऑफ थी तो मैं ब्रीफली बता देता हूँ ताकि जो भी रिकॉर्डिंग सुनेगा उसको क्लियर होना चाहिए। डाइजेशन ऑफ फूड के पहले हमने अब्जॉर्प्शन वाला पार्ट चार्ट हमने वहां पर लिया है। डाइजेशन ऑफ फूड में फर्स्ट हमने ओरल कैविटी में डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। सेकंड है डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक। फिर हमने स्टमक में देखा कि स्टमक में ओनली प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट होता है, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन्स में। पेप्सिन ऑल प्रोटीन्स पर एक्सेप्ट ऑल प्रोटीन पर एक्ट करता है एक्सेप्ट मिल्क प्रोटीन केसिन। ओके, और उनको प्रोटियोजेस एंड पेप्टॉन में ब्रेक करता है। मिल्क प्रोटीन केसिन पर रेनिन एंजाइम एक्ट करता है। ओके, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को हम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स और प्रोटीएजेज ये टर्म देते हैं। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्टमक कब तक चलेगा? अबाउट 2 to 4 आवर्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन के बेसिस पर। नाउ अब हम आगे, अब यहां से स्टमक से जो फूड का पार्शियल डाइजेशन हुआ है प्रोटीन का, लेकिन फैट का डाइजेशन नहीं हुआ, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन नहीं स्टार्ट हुआ, और प्रोटीन का भी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ था, पार्शियल हुआ है। तो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, ओके, 30 to 40% स्टार्च का डाइजेशन हुआ था, तो रिमेनिंग 60 to 70% स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, ओके, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये जो फूड में है ये अब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगे ड्यूडेनम में। अब स्टमक partially digested proteins carbohydrates fats and nucleic acids containing food now leave from stomach and called as acidic chyme। तो जो स्टमक से जो फूड निकल रहा है उसको हम एसिडिक काइम ये टर्म देते हैं। ओके, तो जो फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर करेगा उस फूड को हम काइम कहते हैं, और वो भी एसिडिक काइम है क्योंकि अभी भी उस फूड में एसिड है। ओके, तो इस एसिडिक काइम अब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाएगा। अब वो एसिडिक है तो स्टमक में तो गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट कर रही थी, है ना, गोमू पहलवान, गॉबलेट सेल म्यूकस सीक्रेट कर रही थी, तो वो गॉबलेट सेल्स ने म्यूकस सीक्रेट करके स्टमक की वॉल को बचा लिया था एसिड से। लेकिन अब ये एसिडिक काइम मतलब इसमें भी HCl जा रहा है इंटेस्टाइन में, तो अब ड्यूडेनम की वॉल को कौन बचाएगा? तो ड्यूडेनम की वॉल में ब्रूनर्स ग्लैंड होती है। ओके, तो इनिशियल पार्ट ऑफ ड्यूडेनम initial part of duodenum where Brunner's gland, इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होती है, और ये ब्रूनर्स ग्लैंड की जो गॉबलेट सेल्स, इनमें भी गॉबलेट सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स होती है, और गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करती है बेटा? म्यूकस। यस, ये म्यूकस सीक्रेट करेगी। ओके, और इस तरह से ये म्यूकस जो बेसिक है, अल्कलाइन है, ये एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज करेगा। ओके,
which neutralizes एसिडिक काइन। एसिडिक काइन को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इस तरह से उस एसिडिक पार्ट का अब ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन के किसी पार्ट पर कोई असर नहीं होगा, वो न्यूट्रलाइज हो गया है। ओके, तो कोई खतरा नहीं। अब इस काइन में जो जो फूड आए हैं उनका डाइजेशन अब यहाँ पर होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि लीवर से आने वाली बाइल जूस और पेनक्रियास से आने वाला पेनक्रियाटिक जूस हीपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट की हेल्प से ओपन होता है। तो हीपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट कैरी bile juice from liver and gallbladder and pancreatic juice from pancreas. ओके, अब बाइल जूस में क्या होता है, तो आपको पता है कि बाइल जूस में बाइल पिगमेंट एंड बाइल सॉल्ट होते हैं। बाइल जूस के जो बाइल सॉल्ट होते हैं ये फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं। ये जाकर के जो बड़ी ड्रॉपलेट है फैट, ठीक है, उसका इमल्सिफिकेशन करेंगे और जो इमल्सिफाइड फैट है अब रेडी है डाइजेस्ट होने के लिए। छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ दिया, इंडिविजुअल लिपिड में तोड़ दिया, तो अब यहाँ पर लाइपेज एंजाइम इसको ब्रेक कर सकते हैं। ओके, अब इस लाइपेज इमल्सिफाइड फैट पर, मतलब जो लिपिड है, इसके ऊपर पेनक्रियाटिक जूस का लाइपेज एंजाइम एंड इंटेस्टाइनल जूस का लाइपेज एंजाइम एक्ट करेगा और उसको डाइजेस्ट करेगा। ओके, पेनक्रियाटिक जूस को हम कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। क्यों कहते हैं बताता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन बेटा? यस। किसी को कोई डाउट है यहां तक? बाइल जूस फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, बाइल सॉल्ट। ओके, मतलब उसको लार्ज ड्रॉपलेट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देता है, इंडिविजुअल लिपिड में अलग अलग कर दिया। पेनक्रियाटिक जूस को हमने कहा कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। तो व्हाई वी कॉल्ड पेनक्रियाटिक जूस एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस? इसका रीजन है कि ये ऐसा जूस है जिसमें, ऐसा डाइजेस्टिव जूस है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स पहली बार मिलते हैं। ओके, सलाइवा में ओनली स्टार्च पर एक्ट करने वाला एंजाइम मिला था। स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस था, तो गैस्ट्रिक जूस में ओनली प्रोटीन पर एक्ट करने वाले एंजाइम मिले थे। ओके, बाइल जूस, बाइल में कोई एंजाइम ही नहीं है, डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, और अब ये जो पेनक्रियाटिक जूस मिला है इसमें सभी पर एक्ट करने वाले एंजाइम्स हैं और सबको ये ब्रेक करवा सकता है फर्दर। इंटेस्टाइनल जूस में भी मिलते हैं लेकिन वो फाइनल डाइजेशन वाले एंजाइम होते हैं। उसके पहले पेनक्रियाटिक जूस में मिले हैं, देयरफॉर पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस नाम देते हैं। इसका मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम वाले पार्ट में सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस की एक्शन होगी, डाइजेशन ऑफ फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है कि ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या होगा, तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक्स प्लेस हियर। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी न्यूट्रिएंट का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, तो इसके आगे कोई डाइजेशन नहीं पढ़ना है आपको।
थर्ड लास्ट, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस हियर। कोई चीज बराबर विजिबल ना हो, कोई स्पेलिंग में कुछ आपको तो पूछ लिया करो। ओके, तो सबसे पहले हमने कहा कि ड्यूडेनम में फूड आया है। ओके, क्योंकि इंटेस्टाइनल जूस जेजुनम से निकलेगा, इसलिए वो जेजुनम के पहले ड्यूडेनम में क्या आया है, तो एसिडिक काइम न्यूट्रलाइज हो गया ड्यूडेनम में। अब ड्यूडेनम में हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट ओपन हो रही है और हिपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट से बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस आया। ओके, तो बाइल जूस में तो कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, उसने बस फैट को इमल्सिफाई कर दिया, बड़ी ड्रॉपलेट को इंडिविजुअल लिपिड में तोड़ दिया, अब उसका डाइजेशन हो सकता है। तो पेंक्रियाटिक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं और वो क्या क्या एक्शन करेंगे, तो सबसे पहले हम वो लिखते हैं। फिर एक्शन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस ऑन फूड इन ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम में ये एक्शन करेगा। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पर, कार्बोहाइड्रेट पर ये एक्शन क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम इसमें पेंक्रियाटिक अमाइलेज मिलता है। तो जो 60 to 70% स्टार्च बचा था, है ना, क्योंकि हमने लिखा था 30 to 40% स्टार्च ओरल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है, तो बाकी जो 60 to 70% हमने कहा था स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होगा, ये एंजाइम यूज होगा पेंक्रियाटिक अमाइलेज। पेंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको माल्टोज में ब्रेक करेगा, ये माल्टोज बना लेगा। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट पर एक्ट करने वाला एंजाइम। फिर नेक्स्ट फैट पर एक्ट करने वाला एंजाइम। यस बेटा, सर पैंक्रियाटिक जूस की पीएच क्या रहेगी? पेंक्रियाटिक जूस का पीएच अल्कलाइन होता है, 7.2 to 7.8 के बीच में होता है उसका पीएच। ओके, यस सर। हाँ, नाउ फैट, फैट को डाइजेस्ट करने वाला, तो फैट के लिए हमारे पास में लिपिड मिल चुके हैं अब, इमल्सिफाइड फैट। लिपिड का मतलब होता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राई का मतलब क्या बेटा, ट्राई मतलब थ्री। ओके, तो ट्राइग्लिसराइड का मतलब एक ग्लिसरॉल का हेड है और 3 फैटी एसिड की चेन है उसके पास। ओके, ग्लिसरॉल का हेड एंड 3 फैटी एसिड की चेन। तो लिपिड ट्राइग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड चेन्स, 3 फैटी एसिड चेन्स। फैटी एसिड की 3 चेन जुड़ी है, ये 1, ये 2 और ये 3, समझ लो, ग्लिसरॉल के हेड के साथ में, उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। अब पेंक्रियाटिक अमाइलेज यहां पर एक्ट करता है, स्टार्च पर और माल्टोज बना दिया। ऐसे ही पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक जूस से जो निकला है लाइपेज एंजाइम, इट्स कॉल्ड एज पेनक्रियाटिक लाइपेज, क्योंकि हम इंटेस्टाइनल लाइपेज भी पढ़ेंगे आगे। ये क्या करता है, ये एक फैटी एसिड की चेन को निकाल देता है, तो अब एक फैटी एसिड की चेन फ्री हो गई, एक फैटी एसिड चेन अलग हो गई है। तो अब कितनी ग्लिसरॉल के साथ में कितनी चेन बची बेटा फैटी एसिड की? 2। तो जब 3 चेन थी तो हम ट्राइग्लिसराइड बोल रहे थे, अब 2 चेन है तो क्या बोलेंगे उसको? ट्राइग्लिसराइड। यस ऑब्वियसली डाइग्लिसराइड। तो जो लिपिड है ट्राइग्लिसराइड, अब वो कन्वर्ट हो गया है डाइग्लिसराइड में। okay? थोड़ा ऐसा लिखता हूं इसको, डाइग्लिसराइड। ओके, तो डाइग्लिसराइड पर प्लस एक फैटी एसिड की चेन अलग हो गई यहां से।
ये पेनक्रियाटिक लाइपेज का काम हो गया। क्लियर है? यस सर। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। और ये ध्यान रखो कि अभी जो डाइजेस्ट हो रहे हैं वो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, मतलब माल्टोज मिला पेनक्रियाटिक जूस के एक्शन के बाद, फिर फैट में क्या बचा है, फैट का डाइजेशन होकर के अब डाइग्लिसराइड और एक फैटी एसिड की चेन है तो डाइग्लिसराइड बचा है, मिला है। मतलब ये इंटेस्टाइनल जूस इनके ऊपर एक्शन करेगा, माल्टोज के ऊपर, डाइग्लिसराइड के ऊपर। ये ध्यान रखा करो, प्रोडक्ट के ऊपर अब अगला वाला जूस एक्ट करेगा। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हो गया बेटा या नहीं? हेलो, किसी ने स्क्रीनशॉट लिया बेटा? यस सर। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट पर हो गया। अब एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस ऑन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स पर सबसे पहले प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन कौन से मिलते हैं इसमें? क्या वो एक्टिव फॉर्म में है? पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्टिव फॉर्म में था, पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्टिव फॉर्म में था, लेकिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम मिलते हैं पैंक्रियाटिक जूस के, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में मिलते हैं। 4 एंजाइम में से 3 इनएक्टिव हैं। ओके, 4 में से 3 इनएक्टिव है, जिसमें से सबसे पहला है ट्रिप्सिनोजन। तो ओजन आ गया मतलब इनएक्टिव है। सेकंड है काइमोट्रिप्सिनोजन, अगेन ओजन सफिक्स है, इनएक्टिव है। ठीक है। फोर्थ है अमीनोपेप्टाइडेज, तो ये एक्टिव है। ओके, नेक्स्ट है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज हमने कहा प्रो, प्रो मतलब भी इनएक्टिव है। ओके, प्रीफिक्स प्रो आ जाए या सफिक्स ओजन आ जाए तो एंजाइम इनएक्टिव। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव है। ये 3 एंजाइम इनएक्टिव है, तो सबसे पहले इनको एक्टिव करना पड़ेगा, देन फिर ये एक्ट करेंगे। जो पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन आया है, प्रोटीओजेज एंड पेप्टॉन्स स्टमक से, उनके ऊपर एक्ट तब कर पाएंगे। तो फर्स्ट इनको एक्टिव होना पड़ेगा। तो एक्टिव कैसे होते हैं? तो फॉर एग्जांपल आपके पास में 100 मॉलिक्यूल है ट्रिप्सिनोजन की। सबसे पहले ट्रिप्सिनोजन एक्टिव होता है ट्रिप्सिन में। ओके, तो अगर आपके पास में 100 मॉलिक्यूल है ट्रिप्सिनोजन की, तो 100 में से केवल पहला वाला मॉलिक्यूल, फर्स्ट एक, कोई भी एक मॉलिक्यूल, कोई भी एक, हाँ, आप ऐसा उसमें कोई नंबर नहीं लिखा रहता कि 1 2 3 4, 100 मॉलिक्यूल है, 100 में से कोई भी रैंडमली एक मॉलिक्यूल पहले एक्टिव होगा और उसको एक्टिव करवाता है एंटेरोकाइनेज एंजाइम। तो फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन, ओके, हमने कहा कि फर्स्ट ऐसा नाम नहीं लिखा रहता उसके ऊपर, और रैंडमली कोई भी, अब जितने भी मॉलिक्यूल ट्रिप्सिनोजन के लगेंगे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, उनमें से कोई भी एक रैंडमली एक चूज कर लिया जाता है, उसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन मॉलिक्यूल ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, ये एक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म से ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमें तो सभी ट्रिप्सिन एक्टिव चाहिए, ट्रिप्सिनोजन एक्टिव चाहिए। ओके, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल एंटेरोकाइनेज, ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से रिलीज होने वाला एंजाइम, ये
केवल एक मॉलिक्यूल को एक्टिव करता है, ठीक है, ये एक को एक्टिव करवा देता है। अब ये एक जो एक्टिव हुआ है ये सभी ट्रिप्सिनोजन को, सभी काइमोट्रिप्सिनोजन को और सभी प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिव कर देता है। ओके, कैसे? तो ये फर्स्ट वाला जो एक्टिव हुआ, ओके, ये बाकी में से एक दूसरे के पास में जाएगा, दूसरे ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, तो 2 ट्रिप्सिन एक्टिव हो गए। अब ये 2 अनदर 2 के पास में जाएंगे, इनएक्टिव के पास में, उनको एक्टिव करेंगे, तो 2 से 4 हो जाएंगे। 4 और 4 के पास में जाएंगे, 8 को एक्टिव करेंगे। 8 एक्टिव होने के बाद में 8 और फिर 8 इनएक्टिव के पास में जाएंगे, 8 + 8 16 एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे 1 बाय 1 यहाँ पर एक्टिवनेस होती है ट्रिप्सिन की पहले। फिर सभी ट्रिप्सिन एक्टिव होने के बाद में सभी ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन के पास में जाएंगे, उनको एक्टिव करवाएंगे, फिर प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज के पास। ओके, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल केस देखा जा रहा है, एक ट्रिप्सिन दूसरे इनएक्टिव ट्रिप्सिन को एक्टिव कर रहा है। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। जब एक एक्टिव एंजाइम सेम उनके ही एंजाइम को, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है, तो उसको बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस, अदर मॉलिक्यूल्स को एक्टिव करता है। तो अदर ट्रिप्सिनोजन्स, इनको ये एक्टिव करेगा, एक्टिव ट्रिप्सिन, और अदर ट्रिप्सिनोजन अब एक्टिव ट्रिप्सिन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, अब जब जैसे ट्रिप्सिन एक्टिव हो जाएंगे, तो पहले ट्रिप्सिन का एक्टिवेशन हुआ, अब काइमोट्रिप्सिनोजन, तो सभी एक्टिव ट्रिप्सिन्स अब काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब पहले एक्टिव बनाया जा रहा है उनको, लेटर जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, उनको कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेंगे। एक्टिव फॉर्म में ये भी कौन करेगा? ट्रिप्सिन। तो ये जो प्रोसेस हुई, इसमें एक ट्रिप्सिन अपने ही दूसरे ट्रिप्सिन मॉलिक्यूल को एक्टिव करवा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोकैटालिसिस। ओके, तो ऑटोकैटालिसिस कौन सा एंजाइम जो है ऑटोकैटालिसिस फिनोमेनन को रिप्रेजेंट करेगा? तो आपको बताना है ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन ऑटोकैटालिसिस शो करता है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। डन? यस सर। गुड। अब ये सभी एक्टिव एंजाइम स्टमक से आए हुए हैं प्रोटीओजेज एंड पेप्टॉन्स, पार्शली डाइजेस्टेड प्रोटीन को डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक करते हैं। डाई का मतलब 2, मतलब वहां पर ओनली 2 अमीनो एसिड के फ्रेगमेंट्स बना देगा। जो भी बड़े फ्रेगमेंट्स है या मिक्सचर हमने पढ़ा था पेप्टॉन्स, प्रोटीओजेज लार्ज फ्रेगमेंट मेनी अमीनो एसिड कंटेनिंग, एंड पेप्टॉन्स जिसमें 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ फ्रेगमेंट्स वहां पर है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स है अमीनो एसिड के, उनके ग्रुप है। उनको अब ये डाइपेप्टाइड्स, मतलब ओनली 2 अमीनो एसिड का ग्रुप, ठीक है, 2 अमीनो एसिड का ग्रुप डाइपेप्टाइड्स में ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पैंक्रियाटिक जूस के ब्रेक कर देंगे। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, अमीनोपेप्टाइडेज। ओके, जिसमें से कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंड अमीनोपेप्टाइडेज, कार्बोक्सी मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ से, मतलब एक एंड से ब्रेक करेगा,
अमीनो पेप्टाइडेज मतलब अमीनो ग्रुप की तरफ से ब्रेक करेगा, ओके, मतलब ये बाहर से ब्रेक करेंगे, ओके, इसलिए वो एक्सोपेप्टाइडेज है। जबकि ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये बीच में से तोड़ेंगे, इसलिए ये एंडोपेप्टाइडेज है, ओके। तो कभी कभार ये टर्म आ जाती है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना चाहिए। एक्सोपेप्टाइडेज मतलब जो पेप्टाइड को एंड से तोड़ेगा। तो एंड क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक एंड होता है और एक अमीनो ग्रुप एंड होता है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मतलब जो कार्बोक्सिल ग्रुप की तरफ से तोड़ेंगे, एंड की तरफ से तोड़ेंगे। तो एक्सोपेप्टाइडेज, एक्सो मतलब बाहर की तरफ से तोड़ने वाले, अमीनो ग्रुप की तरफ से तोड़ रहा है तो बाहर की तरफ से तोड़ रहा है, तो एक्सोपेप्टाइडेज। लेकिन ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन ये बीच में से तोड़ते हैं, ओके, देयरफॉर एंडोपेप्टाइडेज, एंडो मतलब विद इन। ये प्रोटीन पर हो गया एक्शन। प्रोटीन के बाद में लास्ट है न्यूक्लिक एसिड पर एक्शन। न्यूक्लिक एसिड्स, ओके, ये लास्ट है हमारा भी आज का। फिर उसके बाद में इंटेस्टाइनल जूस के बारे में और विटामिन के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ओके। ये कल आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जहां तक आपको टेस्ट में आने वाला है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं बेटा, डीएनए एंड आरएनए। तो सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस में जो डीएनए या आरएनए होते हैं, डीएनए और आरएनए, ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड है। तो इनको ब्रेक करने वाला एंजाइम न्यूक्लियेज मिलता है। तो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेज एंजाइम ब्रेक करता है। तो डीएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम को हम बोलेंगे डीएनएज, और आरएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम को बोलते हैं आरएनएज, ओके। ये एंजाइम है और ये न्यूक्लिक एसिड है, ओके। तो आपको क्वेश्चन में पूछता है एनसीईआरटी में, और वो नीट में भी आता है कभी कभार, कि डीएनएस एंड डीएनएसई इनमें डिफरेंस क्या है। तो आप बोलोगे कि ये है मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, पहला वाला मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, डीएनएस मतलब प्लूरल टर्म है वो, डीएनएज मतलब मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए, न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल। लेकिन डीएनएसई, डीएनएज मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज, मतलब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, डीएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम, वो डीएनए। ऐसी आरएनए एंड आरएनएज, तो ये इनको न्यूक्लियोटाइड्स में ब्रेक कर देते हैं, ओके। न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीजें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन या यूरेसिल हो सकती है, ओके। नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोस शुगर, जो पेंटोस शुगर होती है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर, ओके। पेंटोस शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। तो जो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर वो होती है C5H10O4, और आरएनए में जो राइबोज शुगर होती है वो होती है C5H10O5। तो राइबोज में से एक ऑक्सीजन अगर लेस कर दोगे तो डीऑक्सीराइबोज बन जाएगा, है ना, इसलिए उसका नाम पड़ा है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज है उसमें, लेकिन राइबोज से एक ऑक्सीजन लेस है, इसलिए डीऑक्सीराइबोज उसका नाम पड़ा है, ओके। ध्यान रखना। तो न्यूक्लियोटाइड्स में थर्ड वाली चीज होती है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, जिसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, या फिर P और I या I एंड P, ये फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, फॉस्फेट, ओके। ब्रीफ में, शॉर्ट में हम वापस को ऐसे। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये डीएनए के लिए, इन प्लेस ऑफ थाइमिन यूरेसिल अगर प्रेजेंट हुआ तो वो आरएनए के लिए। ये न्यूक्लियोटाइड्स तीन चीजों से बना होता है। अब इस न्यूक्लियोटाइड को अगर, क्योंकि ब्रेक करना है, तो यहाँ पर एक और एंजाइम मिलता है न्यूक्लियोटाइडेज, पेनक्रियाटिक जूस, मतलब न्यूक्लियोटाइड पर एक्ट करने वाला एंजाइम।
अभी न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड को, इन तीनों चीजों जो जुड़ी हुई है इनको ब्रेक करेगा, इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल देता है। तो फॉस्फेट को निकाला तो केवल ये दो बचे, इन दोनों तीनों एक साथ है तो न्यूक्लियोटाइड होता है, और ओनली अगर नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर हुई उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में केवल फॉस्फेट का डिफरेंस है, न्यूक्लियोसाइड्स। ओके, और यहाँ पर भी मेनी मॉलिक्यूल लगेंगे फिर एंजाइम के। तो अगर ये दोनों जुड़े हैं तो न्यूक्लियोसाइड, तीनों जुड़े एक साथ में तो न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट निकला तो न्यूक्लियोसाइड बच जाएगा। यहां तक का डाइजेशन होता है पेंक्रियाटिक जूस से। तो कार्बोहाइड्रेट में बचे हैं माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ऐसे डाइसेक्राइड। फैट में बचा है डाइग्लिसराइड, प्रोटीन में बचा है डाइपेप्टाइड, और न्यूक्लिक एसिड में बचे न्यूक्लियोसाइड। ये अब ड्यूडेनम से आगे जाएंगे जेजुनम के पास। जेजुनम में हम कल पढ़ेंगे कि जेजुनम से निकलेगा इंटेस्टाइनल जो सक्कस एंटेरिकस, वो इनका सबका डाइजेशन कर देगा, और जेजुनम और इलियम के पास में विलाय होते हैं वो इनको अब्सॉर्ब कर लेंगे। इसलिए हमने अब्सॉर्प्शन वाले में लिखा था साइट में कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है सबका। ओके, तो जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा इंटेस्टाइनल जूस से, और जेजुनम और इलियम में विलाय है वो अब्सॉर्ब कर लेंगे न्यूट्रिएंट्स को। ओके बेटा, तो कल हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल जूस की एक्शन एंड विटामिन एंड डिसऑर्डर्स। ये हमारा कल का सिलेबस है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और उस पर आपका टेस्ट रहेगा। मैं आज आप लोगों को प्रैक्टिस शीट सेंड कर दूंगा। ओके, तो आज और कल में आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट्स हो कल की क्लास में भी पूछ लेना। ओके, चलो बेटा, बाय, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Hmm. ओके बेटा, बाय। Hmm.